बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ MTH 501 लीनियर अलजबरा। आज हम कंसेप्ट देखेंगे डिटर्मिनेंट का, जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम डेडिकेटेड इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे और डिफरेंट मेथड्स देखेंगे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के। तो सबसे पहले हमारे पास जब 2 बाई 2 मैट्रिक्स होता है तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो इसको हम डी टी और ब्रैकेट में ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए के इर्द गिर्द ए मैट्रिक्स लिख के उसके इर्द गिर्द ऐसे दो लाइनें लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा 4 माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू -2। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने अगर जनरलाइज करना है इस फार्मूला को, तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हैं A11 A12 B21 B22, तो A11 B22 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे A12 B21 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ें बेसिकली इसको जनरल करने के लिए। अब ये तो था 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर हमने 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके लिए एक मेथड ये होता है कि हम क्या करते हैं कि एक रो को पकड़ लेते हैं या एक कॉलम को पकड़ लेते हैं और उसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इस कॉलम को फिक्स कर लिया, तो पहले इस वैल्यू को पकड़ेंगे, इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर इसका जो रो है और इसका कॉलम है उसको हाइड कर देंगे। इसके अलावा जो बाकी तमाम वैल्यूज़ हैं वो ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, बाकी तमाम वैल्यूज़ का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे A22 A32 A23 A33, और इसी तरह इसके बाद हम इस वैल्यू के ये काम करेंगे विद माइनस साइन, और फिर इसके लिए वैल्यू इस वैल्यू के लिए काम करेंगे विद प्लस साइन। ठीक है, तो इस तरह एक तरीका होता है। यहाँ पे जो तरीका बताया गया ये एक और मेथड है, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या मेथड है, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक्स होता है तो हम क्या करते हैं, पहली दो जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको हम एज इट इज़ आगे लिख देते हैं। ठीक है, उनको लिखने के बाद हम इस तरह एरोज़ बना देते हैं। ठीक है, पहले नंबर से शो शुरू करते हैं और डायगोनल बनाते हैं, फिर डायगोनल बनाते हैं, फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स में से डायगोनल बनाते हैं, फिर जो ये लास्ट नंबर है यहाँ से फिर वापसी का डायगोनल बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम जब हमने ये डायगोनल्स बना लिए तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो राइट की तरफ डायगोनल्स जा रहे हैं उन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके A11 A22 A33 मल्टीप्लाई करके प्लस लिखते हैं। ठीक है, फिर अगले एरो वाली वैल्यूज़ तमाम यहाँ पे तीनों लिख देते हैं, फिर बीच में प्लस का साइन लिखते हैं, फिर इस वाली तमाम वैल्यूज़ लिख देते हैं। लेकिन जो अब राइट से लेफ़्ट की तरफ एरो जा रहा है उन वैल्यूज़ को हम माइनस करके लिखते हैं, यानी माइनस A13 A22 A31 माइनस ये वाली तमाम वैल्यूज़ का मल्टीपल आ जाएगा, उसके बाद माइनस ये वाली तमाम वैल्यूज़ का मल्टीपल आ जाएगा। इस तमाम चीज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जिसके साथ हमने दो कॉलम्स लिख के कुछ एरोज जनरेट किए थे। ठीक है, यहाँ पर यही मिसवाक सारी लिखी हुई है इस जगह के ऊपर जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो कॉलम्स को एज इट इज़ के आगे लिख देंगे। ठीक है, फिर एरोज बनाएंगे। ठीक है, अब एरोज वगैरह हम बनाते हैं, यहाँ पहले नंबर से शुरू करते हैं। एक हमारा बन गया एरो ये। ठीक है, एक एरो बन गया ये और एक एरो बन गया ये। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे विद प्लस साइन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, पहले एरो वाली चीज़ें, ये दूसरे एरो वाली चीज़ें, और ये तीसरे एरो वाली चीज़ें, और दरमियान में प्लस का साइन है। फिर क्या करेंगे, ये जो 3 था ना हमारा लास्ट एलिमेंट, इससे वापस एरो बनाएंगे, फिर इससे वापस एरो बनाएंगे। ठीक है, फिर इससे वापस एरो बनाएंगे। अब ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं जो इस तरफ के एरोज़ वाली हैं, जो राइट टू लेफ्ट एरो जा रहा है, इनको हम नेगेटिव साइन से आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। नेगेटिव साइन है, फिर आपस में से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर नेगेटिव साइन है, आपस में मल्टीप्लाई। जब इस तमाम को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है 2 बाई 2, वो इन्वर्टेबल तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, वो सिंगुलर होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो इन्वर्टेबल है। सॉरी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर है और उसका वो मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी होता है जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। यही बात दोबारा हमने दूसरे अल्फाज में कह दी। अब इस फैक्ट को अब लार्जर मैट्रिसेस में अप्लाई करने के लिए हम ये कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स अगर हमने निकालना हो, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो 3 बाई 3 केस के लिए हम कहते हैं कि जब हम इन्वर्टिबल 3 बाई 3 मैट्रिक्स है उसको रो रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा। तो मज़े की बात यह है कि रो रिड्यूस करने से उसके डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और रो रिड्यूस करने के बाद वही डिटर्मिनेंट रहता है, ये चीज़ हमने आगे देखनी है। तो हमारे पास गॉस एल्गोरिदम है फॉर एवेल्युएशन डिटर्मिनेंट्स। पहले हम 2 बाई 2 मैट्रिक्स पे करते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हम रो रिड्यूस करते हैं। जब हमने इसको रो रिड्यूस किया तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय
टू एंड देन सब्ट्रैक्ट बाय फ्रॉम सेकंड रो। यानी हम क्या कर रहे हैं कि इसको जीरो बनाने की कोशिश करें। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है, यहाँ पे जीरो की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हमने निकालना है तो वो क्या बनेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू -6। अब हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसकी इंटरचेंज कर देते हैं रोज़ को, फर्स्ट एंड सेकंड रोज़ को। फर्स्ट एंड सेकंड रोज़ हमारी इंटरचेंज हुई तो हमारी फर्स्ट रो ऊपर चलेगी और सेकंड रो नीचे आ गई। अब हम क्या करें कि मतलब हमने इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, या एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो अब ये सारे काम हम इसके साथ किया, हमने रोज को इंटरचेंज किया तो हमारे पास फिर से एक अपर ट्रायंगुलर बन चुका है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर बनाने से क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू रह जाती है और बाकी तमाम जीरो हो जाते हैं। तो जब हम इस कॉलम को अगर फिक्स करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इस वैल्यू के लिए जो हमने कॉलम रो और कॉलम हाइड किया था सिर्फ वो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। बाकी तमाम जो वैल्यूज़ होती हैं वो तो वैसे ही -0 +0 करके आ जाती हैं और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वैसे ही जीरो होता है, तो हमें वो चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। तो जो डिटर्मिनेंट होता है अपर ट्रायंगुलर का, वो प्रोडक्ट विद सेंटरिंग ऑन द मेन डायगोनल्स एंड दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मतलब वही तरीका जो हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, कि हम एक नंबर को फिक्स कर देते हैं और बाकी तमाम उसकी रोज और कॉलम को इग्नोर करके तो हम बाकी तमाम वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर वन बाय वन मैट्रिक्स हो तो ए जो है वो ए आई जे, वी डिफाइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11। ठीक है, यानी हमारे पास एक ही एलिमेंट है अगर मैट्रिक्स के अंदर तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसी एलिमेंट के बराबर होगा। अगर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा कि हम क्या करें, इसको वैसे तो ये कर लें कि डायरेक्ट लिख दें A11 A22 -A12 A21, इसके बराबर भी ये बिल्कुल ठीक आंसर है। या फिर हम इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दें, इसको हम रिड्यूस कर दें, इसको रिड्यूस करके ज़ीरो बना दें और अब इसका डिटर्मिनेंट लिखें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A11 मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट जो था और यहाँ पे A12। तो ये हमारे पास इस -A12 ये यानी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और माइनस हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका है। अब ये माइनस होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो हमें सिर्फ ये जो डायगोनल है इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, अगर हम उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू होती है। इसके लिए हमने कैलकुलेट करना होता है डिटर्मिनेंट को, बाकी तमाम तो वैसे ही जीरो बच जाते हैं। तो हम सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास छोटी साइज़ का है, या फिर हम क्या करें इस वैल्यू के लिहाज से जो वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट है सिर्फ वो कैलकुलेट कर लें तो हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको फर्दर आगे भी देखेंगे जब हमारे पास फर्दर इसके लिए थ्योरम्स वगैरह आएंगे। ठीक है, अब 3/3 का मैट्रिक्स है अगर, तो हम इसके लिए क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ को जीरो बना दें। ये दोनों वैल्यूज़ हमने जीरो बनाई। अब हमारे पास क्या होगा, इसको फिक्स कर दें। ठीक है, ये एलिमेंट ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में हमारे पास इसका और इसका डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने फर्दर उसको मल्टीप्लाई किया और सारी चीज़ें की। तो ये सारी चीज़ें आप स्किप करें, जो हमारा बेसिक मेथड है निकालने का डिटर्मिनेंट आप उसको याद रखें। ठीक है, बस आपने ये करना है रो रिड्यूस करके इस एलिमेंट को फिक्स करना है और इसके लिहाज से तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो ये सारा आप इग्नोर करें, दिस इज़ जस्ट फॉर कन्फ्यूजिंग पर्पज़। तो अब हमने एक बात देखी थी कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब ए इन्वर्स नहीं हो सकता। तो जनरलाइज अगर करनी है डिटर्मिनेंट की तो लार्जर मैट्रिक्स वी विल यूज 2/2 डिटर्मिनेंट्स टू रीड एट 3/3 डिटर्मिनेंट डिस्क्राइब्ड अबव सिंस द टर्म्स इन डिटर्मिनेंट कैन बी ग्रुप्ड एज। तो ये बस वही कहानी चल रही थी तो अभी तक ऊपर हम चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि हम इसको रट्टा लगाएं। ठीक है, आपका जो अपना तरीका है कि आप क्या करते हैं, वैल्यू फिक्स करते हैं, उसके कॉलम और रोज़ को फिक्स करके बाकी तमाम का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, वो तरीका ज़बरदस्त बेस्ट है। तो ये कर वही रहे हैं, लेकिन ये बस थोड़ा सा उसको A11 A22 करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि A11 यहाँ पे ऑब्टेन किस तरह होता है कि A11 की जो रो और कॉलम है वो डिलीट कर देते हैं और बाकी तमाम जो चीज़ें होती हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसी तरह A12 है वो ऐसे हो रहा है कि A12 की रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, बाकी तमाम का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये वही चीज़ें हो रही हैं, बस इस जनरलाइज फॉर्म में लिखा गया है तो इस वजह से ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास के मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक तो दो तीन तरीके हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी तरीके से करें। एक तो ये है कि आपका जो आसान सबसे पुराना तरीका आपने सीखा हुआ है उस तरीके से करें कि आप क्या करें, कोई भी एक
कॉलम या रो फिक्स कर लें। फॉर एग्जांपल हम इस रो को फिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 1 आएगा, उसके साथ फिर डिटर्मिनेंट आएगा किस चीज़ का, 1 की कॉलम को और 1 की रो को इग्नोर कर देंगे, बाकी 2 4 6 3 ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है 4, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 की रो और कॉलम को इग्नोर करूँगा तो पीछे बचेगा 5 4 3 3, और यहाँ पे प्लस करेंगे 3, और यहाँ पे जो 3 की रोज़ और कॉलम को इग्नोर करेंगे तो पीछे बचेगा 5 2 3 6, ठीक है। इस मेथड से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक और मेथड भी पढ़ लिया है जिसके अंदर हम क्या करें कि पहले इसको रो रिड्यूस कर दें, ठीक है, रो रिड्यूस करके एचलॉन में ले जाएं, ठीक है, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लें, तो उस तरह से भी हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। क्या करें हम कि जहाँ हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम ज़ीरो बना दें। जब हम इनको ज़ीरो बना देंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिर्फ इस वैल्यू को फिक्स करेंगे, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, और ये इस चीज़ का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको अपर ट्रायंगुलर में बनाने के बाद। इन चीज़ों के लिए फिर हमें फर्दर माइनस प्लस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वैसे ही वो ज़ीरो के बराबर होंगी, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज़ ज़ीरो, तो हमें सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले उस मतलब रो रिडक्शन पे काम करना चाहते हैं या पहले इस चीज़ पे काम करके कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिस इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है और थोड़ा बस उसको इंग्लिश में लिख के और जनरलाइज करके थोड़ा मुश्किल बनाया हुआ है, बाकी नो प्रॉब्लम, आप उसी तरह करते रहें जैसे हमने सीखा हुआ है, ठीक है। अब डेफिनेशन है, अगर हम फर्स्ट रो को फिक्स कर दें किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है, फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट्स होंगे, क्या एंट्रीज होंगी, A11 A12 अब सो ऑन टिल A1n, ठीक है। अगर हम इसके लिहाज से डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सम ऑफ n टर्म्स यानी जितनी भी टर्म्स हैं इनका सम मल्टीप्लाई बाय द डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू दोज टर्म, यानी उस टर्म की रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे और बाकी चीज़ों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट रो एंड कॉलम। लेकिन इसमें क्या होगा, अल्टरनेटेड प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इस रो को फिक्स करते हैं, पहले हम नंबर के साथ प्लस लगाते हैं, अगले के साथ माइनस लगाते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, तो यही हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, प्लस माइनस इस तरह अल्टरनेटिंग चलता रहेगा। यहाँ पे आके फिर प्लस माइनस, अच्छा अब नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, अब अगर हमने यहाँ ऊपर प्लस कर दिया है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से यही इस तरफ भी अल्टरनेटिंग साइन चलेंगे, माइनस हो जाएगा फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह अल्टरनेटिंग साइन चलेंगे। इस तरह भी अगर हमने रो फिक्स करनी है तब भी, कॉलम फिक्स करना है तब भी हमारे पास अल्टरनेटिंग साइन चलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे बस ये कहानी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम फार्मूला की फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि A1J जो भी हमारे पास रिस्पेक्टिव, वन का मतलब है कि हमने रो पहली ले ली, लेकिन जे का मतलब है कि हम बारी बारी तमाम वैल्यूज़ ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 अब टिल n, तो n यहाँ पे लिख दिया और j 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट लेते हैं फिर मैट्रिक्स का उस रो और कॉलम, जब कैपिटल A लिख रहे हैं तो उस रो और कॉलम को इग्नोर करके बाकी चीज़ों का डिटर्मिनेंट आ जाता है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग साइन के लिए हम क्या करते हैं, -1 1 प्लस जे, यानी हमारे पास जो को फैक्टर भी होता था ना, को फैक्टर में यही चीज़ होती थी, को फैक्टर में ना हम क्या करते थे कि i प्लस जे कर रहे होते थे। अब यहाँ पे हमारे पास पावर में i की जगह 1 फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि हम पहली रो को यूज़ कर रहे हैं, और जे हमारा उसी तरह को फैक्टर की तरह, तो इस तरह हमारा माइनस अल्टरनेटिंग साइन आ रहा होता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास अब दोबारा डिटर्मिनेंट निकालने का उन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया जिसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख रहे हैं, काम वही हम कर रहे हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हम हमारे पास ये पहली रो है, हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम जे की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं और इस फार्मूला को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करें, आप उसी तरीके से करें जिससे आपको करना आता है, लेकिन हम फॉर एग्जांपल हमारे पास जे की वैल्यू 3 तक जा रही है, ठीक है, तो हम पहले A11 लिख लेते हैं, फिर A12 लिख लेते हैं, फिर A13 लिख लेते हैं, इस तरह डिटर्मिनेंट में भी A11 A12 A13 लिख लेते हैं, इसी तरह पावर में भी 1+3 1+2 1+ जे की जगह 1+1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कर वही रहे हैं हम, लेकिन हमने बस इस तरह सिग्मा लिख के और वो काम कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली यही काम हम पहले भी कर रहे थे, यही काम हम अब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो डजेंट मैटर, ठीक है, आप ये चीज़ें नहीं भी लिखते, फार्मूलाज नहीं भी याद करते तो नो प्रॉब्लम, हाँ इस छोटे से फार्मूला को याद कर लें, याद भी कॉन्सेप्ट के लिहाज से कर लें, मेमोरी में आपकी तभी आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम फर्स्ट रो को फिक्स करें, जिसकी वजह से हमारा ये AIJ जो था उसके अंदर आई की जगह हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, और जे वैसे के वैसे ही है, को फैक्टर में -1 आई प्लस जे होता था तो यहाँ पे हमने 1 प्लस जे कर दिया क्योंकि आई हमारा वैसे ही जे के बराबर है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में हम कैपिटल ए लिख के जो हमारे पास ये सब्सक्रिप्ट थी वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसका हम सिग्मा ले रहे हैं, ठीक है, सिग्मा से मुराद सम ले रहे हैं सबका, जो हमारा जे है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, और वो 1 से लेकर जाता है हमारा
किधर तक, n तक जाता है। n जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं या नंबर ऑफ एंट्रीज इन फर्स्ट रो होते हैं। तो इस तरह हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। माइनर क्या होता है? माइनर आगे पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो छोटी चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, छोटे वाला डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हम क्या करते हैं कि 1 के लिए हम 1 की रो और 1 के कॉलम को इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, 1 का साथ वाला कैलकुलेट करने के लिए ना, कहाँ हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स चला गया, ये रहा। अब 1 था ना, इसके लिए हम इसकी रो को और इसके कॉलम को इग्नोर करते थे, बाकी चीज़ों का मैट्रिक्स लेते थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेते थे। तो ये जो हमारे पास छोटे वाला मैट्रिक्स होता है ना, छोटे वाला डिटर्मिनेंट होता है, इसको बोलते हैं माइनर, यानी छोटू होता है ना, छोटू बोलते हैं, माइनर मतलब छोटू। तो अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, माइनर ऑफ एंट्री आई जे की जो माइनर होगा वो क्या होगा कि एम आई जे से इसको डिनोट करेंगे हम, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स दैट रिमेन्स व्हेन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए आर डिलीटेड। वही बात जो हमने की इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, और उसी तरह से उन्होंने माइनर्स कैलकुलेट कर लिए। तो आपको एग्जाम में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि माइनर कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। को फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? को फैक्टर में हम क्या करते हैं, सिर्फ माइनर के साथ ना प्लस माइनस का अल्टरनेटिंग साइन डालते हैं, यानी पहले के साथ प्लस आता है, दूसरे के साथ माइनस आता है, तीसरे के साथ प्लस आता है। लेकिन ये आ कैसे रहा होता है? ये ऐसा हो रहा होता है कि साथ -1 होता है ब्रैकेट में, -1 की जब पावर इवन होगी तो ये +1 बन जाएगा, जब इसकी पावर ऑड होगी तो ये माइनस साइन ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 1 है, यानी जो भी हमारा उस टाइम आई जे की वैल्यू है ना, उनको हम पावर में प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 + 1 करते हैं तो हमारा ये 2 के बराबर होता है, इवन पावर होती है तो ये प्लस का साइन आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 1 + 2 ऑड होता है तो ये माइनस का साइन ही रहता है। यहाँ पे 1 + 3 4 होता है, ये इवन होता है, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता है। तो इसी तरह ऑल्टरनेटिंग साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और इस तरह हमारा कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर में यानी क्या होगा कि माइनर होगा और साथ में बस माइनस या प्लस का साइन ऐड करना है, वो डिपेंड कर रहा होगा अपॉन दी सबस्क्रिप्ट के अंदर जो रो और कॉलम की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोफैक्टर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ये कहते हैं कि माइनर और कोफैक्टर निकाल के दिखाएं। ठीक है, तो कोफैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, हर वैल्यू का अलग से कोफैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, माइनर भी हर वैल्यू का अलग से निकालना पड़ता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में आपको बोलेंगे कि ना आप ऐसा करें, A4 इसके अंदर चलें, 4 रो नहीं है, A2 3 यानी सेकंड रो के थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ये, इसका आप माइनर और कोफैक्टर निकाल के दिखाएं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर भी चाहिए होता है, तो पहले हम माइनर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास A11 एलिमेंट का हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो A11 के लिए क्या होगा, इसकी पहली इस एलिमेंट के लिहाज से इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी तमाम का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वो इसका माइनर आ जाएगा। अब को फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 और पावर में इसकी रो और कॉलम का जो भी नंबर है, यानी इसका 1 1 है, वो प्लस हो जाएगा। तो ये इसको इवन पावर है तो ये प्लस का साइन आएगा, तो ये +16 इसका को फैक्टर आ जाएगा। इस तरह किसी भी एंट्री के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक अल्टरनेट डेफिनेशन है कि हमारे पास को फैक्टर जैसे होता है सी आई जे, वो होता है -1 रो प्लस कॉलम नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दैट रो एंड कॉलम। ठीक है, तो हम इस तरह से को फैक्टर निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो है हमारा, अगर हम इस फार्मूला से निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारा आएगा A11C11 प्लस A12C12, यानी को फैक्टर्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। इस फार्मूला को कहते हैं को फैक्टर एक्सपेंशन अक्रॉस द फर्स्ट रो ऑफ ए, यानी फर्स्ट रो पे के सारे हम को फैक्टर निकालें और फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाता है, और इस फार्मूला को कहते हैं को फैक्टर एक्सपेंशन अक्रॉस द फर्स्ट रो ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, जिसके अंदर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने को फैक्टर कॉन्सेप्ट से डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले तमाम वैल्यूज़ के को फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब को फैक्टर्स हम कैलकुलेट करेंगे इसके, तो हमारे पास एक को फैक्टर आएगा, इन्होंने अलग से कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ यहाँ पे कैलकुलेट करें। ठीक है, एक को फैक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, एक को फैक्टर हमारे पास ये है और एक को फैक्टर हमारे पास ये है। अब हम क्या करें कि हमारे पास जो एलिमेंट्स थे हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिए थे को फैक्टर एक्सपेंशन में, तो हम क्या करें, कॉलम के तमाम एलिमेंट्स जिनके लिहाज से हमने ये माइनर्स निकाले हैं उनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी A11 A21 और A31। तो ये A11 A21 A31 एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, 1 को फैक्टर पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है,
जो ये सेकंड एलिमेंट है ये अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अपने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो आपको जो मेथड आता है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड कॉलम पे भी वही तरीका अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के लिहाज से तमाम माइनर्स कैलकुलेट किए, कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम है जो कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स कैन बी कंप्यूटेड बाय अ कोफैक्टर एक्सपेंशन अक्रॉस एनी रो और डॉन एनी कॉलम। किसी भी रो और किसी भी कॉलम पे आप ये वाला काम करें जो आप ऊपर कर रहे थे पहली रो पे या पहली कॉलम पे, तो ये आप किसी भी रो या कॉलम पे कर सकते हैं और आपका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको जनरलाइज करके हम अगर लिखें तो हमारे पास क्या आता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, A I1 C I1, ये क्या है, कोई भी रो हो सकती है, पहला कॉलम, ठीक है। AI2 CI2 कोई भी रो हो सकती है, यानी ये रो के लिए हमारे पास ये है कि रो कोई भी हो सकती है, फिर हमें पहली एंट्री भी लेनी है, दूसरी एंट्री भी लेनी है, तीसरी भी लेनी है, एन तक सारी एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल हो गया यूजिंग द रो। कॉलम के लिहाज से हम क्या करेंगे, इधर जे कर देंगे और 1 फिक्स कर देंगे रो वाला, ठीक है। तो ये होगा कि हमारे पास क्या है, सॉरी जे हमने फिक्स कर दिया कॉलम वाला, हमारे पास कॉलम कोई भी पकड़ लें, ठीक है, लेकिन रोज फिर आपने उसकी सारी लेनी है, ठीक है। पहली रो का एलिमेंट भी लेना है, दूसरी रो का भी, तीसरी का भी, चौथी का भी, पांचवी का भी, और एन तक तमाम रोज के एलिमेंट्स लेने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब सो ऑन टिल एन हम वैल्यूज ले रहे हैं, और ये हमारे पास रो के लिहाज से कोफैक्टर एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्लस माइनस साइन होते हैं ये अल्टरनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, प्लस फिर माइनस, और इसी तरह हमें नीचे की तरफ भी अल्टरनेट हो रहे होते हैं साइंस हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि इस चेकबोर्ड पैटर्न के लिहाज से भी आप देख सकते हैं, अगर आपने को फैक्टर के लिहाज से, पावर के लिहाज से कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, लेकिन बेहतर होता है पावर के लिहाज से कैलकुलेट करें, इसमें बंदा कभी कभी चेकबोर्ड को कंफ्यूज भी कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास यही है, कोफैक्टर एक्सपेंशन के लिहाज से कंप्यूट करें, थर्ड रो को यूज़ करें। तो थर्ड रो को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें थर्ड रो फिक्स करनी पड़ेगी, इसका तमाम एलिमेंट, और इन तमाम एलिमेंट के अलग अलग कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। जब हम ये काम करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थ्योरम 1 जो है वो हेल्पफुल है, कंप्यूटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दैट कंटेन मैनी जीरोस। अगर बहुत ज़्यादा जीरोज हैं तो बड़ा मज़ा आ जाए, है ना। जैसे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इनका ना कोफैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, ये भी लिखने की जरूरत ना पड़े, ये भी लिखने की जरूरत ना पड़े, हम सारे साथ बस जीरो जीरो लिख दें और साथ में सी लिख दें ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ जो नॉन जीरो वैल्यू उसका कोफैक्टर कैलकुलेट करें और उसके लिहाज से जो भी अल्टरनेटिव साइन बन रहा है वो लगा लें, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आएगा, सिर्फ एक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोफैक्टर इन दोज टर्म्स नॉट टू बी कैलकुलेटेड जिनके अंदर हमारे साथ जीरो, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। अब ये एक एग्जांपल है कि हमने डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का, इतना बड़ा मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके लिए तो हमें इतनी देर लग जाती है कि नॉन जीरो एंट्रीज होती है इसके अंदर तमाम की तमाम। लेकिन हम कोई ऐसी रो या ऐसा कॉलम पकड़ें जिसमें जीरो ज़्यादा है, एक तो इसके अंदर जीरो ज़्यादा है, हम इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो इसमें दो जीरो हैं, ये नहीं पकड़ सकते, इसके अंदर भी दो जीरो हैं, इसके अंदर तीन जीरो हैं, तो हमें सिर्फ 4 के लिए काम करना पड़ेगा, बाकी तमाम मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं, ये देखें जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस, जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस, जीरो, इनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली चीज़ बस कैलकुलेट करेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड कॉलम से भी अगर हम करें तो फिर हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक्सपेंड फ्रॉम द सेकंड कॉलम अगर हम करते हैं, देखते हैं सेकंड कॉलम क्या था, हाँ, सेकंड कॉलम में अगर हम देखें तो हमारे पास एक वैल्यू ये है, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और एक वैल्यू है इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं जीरो वाली एंट्रीज में, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जो है इसका कैलकुलेट करना है और बताना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी डिटर्मिनेंट में थीटा नहीं आना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करने के लिए आखिरी रो को पकड़ लेते हैं, इसमें सारे जीरो हैं, एक वन है बस, ठीक है। तो इन दोनों को वैसे नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिर्फ आखिरी वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन के बराबर होता है, ठीक है। और माइनस वन के अंदर पावर इवन है, 6 पावर है, तो माइनस वन रेस पावर 6 भी वन के बराबर होता है, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन के बराबर होता है, आंसर वन आएगा। तो हमने ये शो कर दिया कि हमारे आंसर में वन आया है, कोई साइन नहीं है, कोई थीटा नहीं है, सारे गए अपने घर, हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा रिजल्ट आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, इतना बड़ा मैट्रिक्स है, जल्दी से ढूंढे कौन सी रो में सबसे ज़्यादा जीरो है, पहली में कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, इसका बस कैलकुलेट करना पड़ेगा कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए माइनर बन जाएगा, इसको तो माइनर नहीं इतना बड़ा है। फिर उसके अंदर देखेंगे फर्दर रिकर्जन वाला काम करेंगे, अब देखेंगे कि अब किस में सबसे ज़्यादा जीरो है, फिर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जीरो है, तो फिर इसके लिहाज से कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर एक इसके लिहाज से करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा ना। अब इसके अंदर देखेंगे सबसे ज़्यादा जीरो किधर है, अब इस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, सिर्फ इस माइनस वन के लिहाज से करेंगे, तो ये वाला काम हम करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा बड़े अच्छे से आसानी से मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है
कि हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स होता है जहाँ एंट्रीज बिलो और अबव मेन डायगोनल होती हैं। पहले भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये डायगोनल है, अगर इसके ऊपर एंट्रीज हैं तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास नीचे वैल्यूज हैं और ऊपर सारे जीरो हैं तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट और जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनके लिए एक फार्मूला है या एक रूल है, वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इजी टू इवैल्यूएट रिगार्डलेस ऑफ द साइज। जो मर्जी साइज हो, 100/100 दे दो, 100 ज़रब 100, 1000 ज़रब 100 दे दो, डजेंट मैटर, उसका डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है। क्यों आसान है कि थ्योरम है हमारे पास, इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल, ठीक है। यानी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा, सिर्फ मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम उसको रिड्यूस कर दें एचिलॉन में, ठीक है, या फिर हम अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में उसको रिड्यूस कर दें, तो फिर डिटर्मिनेंट हमारा सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करने से, मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स था, अब मैं क्या करूँगा, इन सारी कॉलम्स को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो अब ये एरोज लगाऊंगा इस तरह सारे, ठीक है, ये एरोज लगाऊंगा इस तरह सारे, तो इधर तो वैसे ही सारे जीरो जीरो ही होंगे ना, सिर्फ ये नॉन जीरो एंट्री बचेंगी, तो ये तो प्लस के बराबर आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये एक हमारे पास रूल है। अगर हम देखें हमारे पास ये डिटरमिनेंट दिया, देखते साथ ही हमने देख लिया ये अपर ट्रायंगुलर था, बस हम क्या करें, पेपर में जैसे ही ये सवाल आया हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास डिटरमिनेंट कैलकुलेट हो गया। इस तरह ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर है, इसमें भी हमने इन चारों को मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट आ गया। इस तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये लोअर अपर ट्रायंगुलर है, इसके अंदर भी इन चारों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ट्रायंगुलर्स में बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये बड़ा मज़े की चीज़ है और एक्सट्रीमली वेल एग्जीक्यूट होता है जब एक कॉलम और रो में जीरोज ही जीरोज होते हैं, इंटायर रो में, इंटायर कॉलम में। सच अ केस द को फैक्टर एक्सपेंशन सच अ रो कॉलम इज अ सम ऑफ जीरोज। अगर पूरी रो ही जीरो है या पूरी कॉलम ही जीरो है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे भी अगर जीरो आ जाए तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा डिटर्मिनेंट होगा ही जीरो, क्योंकि मैं इस रो के हिसाब से एक्सपेंड करूंगा तो वैसे डिटर्मिनेंट जीरो होगा। मोस्ट को फैक्टर एक्सपेंशन नॉट सो क्विकली इवैल्यूएटेड, ये भी एक बात है, ज़्यादा खुश नहीं होना, ठीक है। बाय टुडेज स्टैंडर्ड 25/25 मैट्रिक्स इज स्मॉल, ठीक है। Yes, it would be impossible to calculate a 25/25 determinant by cofactor expansion. In general, a cofactor expansion require over n factorial multiplications, and 25 factorial अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25। तो ये आजकल स्मॉल एक्स समझी जाती है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है ना, ये 1 ट्रिलियन मल्टीप्लिकेशन पर सेकंड कर सकता है। तो इसको 5 लाख ईयर्स कंप्यूट करने के लिए 25/25 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ेगा। हालांकि ये स्मॉल मैट्रिक्स समझा जाता है, फिर भी को फैक्टर्स एक्सपेंशन इसके अंदर बड़ी देर लगाएगी, तो हम को फैक्टर एक्सपेंशन का तरीका नहीं लगाएंगे, हम कोई और तरीका लगा के इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो को फैक्टर एक्सपेंशन हर टाइम सही मज़ेदार नहीं होती, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एडवांटेज ऑफ जीरो लेते हैं, यहाँ पे तमाम जीरो हैं, सिर्फ एक नॉन जीरो है, इसके लिहाज से हम यूज़ करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिहाज से साइन लेकर आ जाएंगे और इसका माइनर आ जाएगा। इसके माइनर में भी देखेंगे तो हमारे पास ये ज़्यादा जीरो इधर है, तो -5 के लिहाज से एवेलुएट करेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैंने इस लेक्चर को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है, और जितनी चीज़ें एग्ज़ाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी साथ साथ बताया कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस तरह एग्ज़ाम में आएगा, लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपने किस तरह से तैयारी करनी है, और कोशिश किया है कि सब लोगों को इजी वर्ड्स में ये लेक्चर समझा सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।